अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं शहरयार भट्ट और मेरे साथ मौजूद हैं जिब्रान सरफराज। सियासत और मईशत की ताज़ा एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हमारे मुल्क की मईशत हमारी सियासत के गिर्द घूम रही है और किसी भी मुल्क में उस वक्त तक माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता जब तक सियासी इस्तेकाम ना आ जाए। और इस सिलसिले में सूरत हाल ये है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी अपोजिशन एक टेबल पर बैठने को बिल्कुल तैयार नहीं है, ना कोई डायलॉग करने के लिए तैयार है और ना ही कोई मुआहदा करने के लिए तैयार है जिससे मईशत में कोई बेहतरी आ सके। तो जिब्रान, आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से मामला आगे चलेंगे जब कोई साथ ही बैठने को तैयार नहीं है? तो ये तो मतलब सदियों से आ रहा है कि मतलब जो अपोजिशन जहाँ हुकूमत होती है वहाँ अपोजिशन भी होती है। तो लेकिन ये कि बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है क्योंकि उनके नज़रियात अलग हैं, इनके नज़रियात अलग हैं। तो एक चीज़, एक तो बहुत ही मुश्किल काम है। अगर ये बन भी जाते तो ये ज़्यादा टाइम तक बरकरार नहीं रह सकते। तो ये इकोनॉमी जो है अभी इतनी डिस्टर्ब हो गई है। अगर आप बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी, आपका देखें ना, इन्फ्लेशन रेट, आपका जो डॉलर के जो प्राइसेस हैं, जो आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, सबकी हालत बहुत ख़राब है। तो इसको अब तो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि अब आपको लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लोग सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं और बस इसी पे भरोसा कर रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत का काम है कि कुछ प्रैक्टिकल करें, एक्शन लें और जो महंगाई को थोड़ा ख़त्म करें और अपना जो इन्वॉल्वमेंट लोगों के लिए आसानी बनाएं ताकि जो लोगों के लिए आसान हो जाए। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और गवर्नमेंट जो है सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा चाहती भी हैं और कोशिशें भी करती हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे पता नहीं क्यों नज़र नहीं आती। हम देखते हैं कि महंगाई है कि वो बढ़ती चली जाती है, तो बहाना ये बनाया जाता है कि भाई डॉलर बहुत बढ़ रहा है, हमारी इम्पोर्ट बेस इकोनॉमी है। चीज़ें एक बार जब महंगी हो जाती हैं और फिर जब यूएस डॉलर तेज़ी से नीचे आता है, करेंसी जो है हमारी मुस्तहकम होने लगती है, लेकिन रेट्स फिर भी नीचे नहीं आते हैं। मेरे ख्याल में इस सारी चीज़ों में एक सबसे बड़ा फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का है। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ताकि चेक करें। आप देखें कि कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्ट रेट के ऊपर बाहर से मंगाई गई है, उस चीज़ को देखना चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं नोमान अब्दुल मजीद साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नोमान साहब। जी वालेकुम। नोमान साहब, इसाक डार साहब वापस आए हैं पाकिस्तान और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि यूएस डॉलर बहुत शार्पली डिक्लाइन हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है, ये सारी चीज़ें मुस्तहकम रहेंगी, आर्जी तो नहीं है, दोबारा तो नहीं बढ़ना शुरू हो जाएगा यूएस डॉलर? देखिए, बात ये कि शाहजहां सर जब लास्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे और जब वो आज फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं तो डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान फेस कर रहा है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के कॉन्फिडेंस का है। लेकिन बात ये कि जब ये पहली मरतबा मौजूद थी तो अच्छी खासी बॉर्डरिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी से हो रही थी और वो बॉर्डर डॉलर हम मार्केट में पंप कर रहे थे जिसकी वजह से रुपीज स्टेबल था। इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट आपको लैंड करने को तैयार नहीं है। आप पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स के रेट देख लें या फिर आप जो सेंटीमेंट देखें, हमें बताया गया था कि आईएमएफ से जैसी बिल फाइनलाइज होगी तो उसके फौरन बाद जो है आपके मजीद फ्रेंडली कंट्रीज से भी डॉलर आ जाएंगे और बिटवीन 4 to 6 बिलियन डॉलर की बात हो रही थी। लेकिन वो 4 to 6 बिलियन डॉलर नहीं आ सके या डिले हो गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखें, अगर आप किसी के पास भी जब बोरो करने जाते हैं और 3 to 5 years की बोरोइंग करते हैं तो जाहिर है कि आपको रिपेमेंट प्लान भी उसी असना में देखता है। इस वक्त इशू ये हो रहा है कि पाकिस्तान की जो अगले इलेक्शन है वो अगस्त में मुतवक्के हैं। हमने ये भी पिछले दिनों में देखा कि पिछले 5 सालों में 4 डॉक्टर साहब नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। यानी जब डॉक्टर साहब गए थे तब से लेकर अगर आप आज तक देखें तो 9 फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क में इतनी तब्दीली आई है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात से परेशान है कि अगर हम लैंडिंग करेंगे या कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क इनसे एग्री करेंगे तो उसको कंटिन्यू कौन करेगा जब तक हम अगले 3 से 5 साल तक कोई आउटलुक नहीं दे सकते, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देते, तब तक हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी डॉलर नहीं देगी। और जब तक हमें इंटरनेशनल बोरोइंग हमारी इंटरनेशनल लाइन तो नहीं होती तो ये स्टेबिलिटी जो है ये टेम्पररी होगी, ये परमानेंट नहीं होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। एक बड़ा जो मसला मुझे समझ आता है कि हमारी जो इंटरनेशनली जो बॉन्ड यील्ड है, यूरो बॉन्ड यील्ड, वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। तो अब्दुल मजीद साहब, आपको क्या लगता है कि हम क्या इकदाम लें कि बॉन्ड यील्ड हमारी नीचे आए ताकि इन्वेस्टर का हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस दोबारा से बहाल हो सके? देखिए, बात ये है कि अभी जैसे आपने सवाल किया था ना कि क्या ये रुपये मुस्तहकम रहेगा या नहीं रहेगा, आप डॉलर यील्ड की रोशनी में देख लें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें क्या परसीव कर रही है। अगर हमारी यील्ड बढ़ती चली जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वी आर रिस्किंग डिफॉल्ट। इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमारी इकॉनमी पर एतमाद नहीं है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे पास इस वक्त 3 से 5 साल का कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है। अगर आप भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस दे सकें
जब ये सर्टेन पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे और अपना एक्सटर्नल अकाउंट को इसी तरीके से मैनेज करेंगे आने वाले सालों में, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉर्डरिंग लाइन एग्री हो जाएंगी। मसला ये कि अगर आज ये आप प्लान बना भी दें तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अगले अगर 6 से 8 महीनों में इलेक्शन है आपका जो है, और ये सारी जो, और ये भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि पाकिस्तान की तारीख रही है कि इलेक्शन ईयर में जो डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग होती है वो इलेक्शन ओरिएंटेड होती है, वो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स की बेस पे नहीं होती है। आप देखिए पाकिस्तान की तारीख है हमेशा से, चाहे वो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट हो, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट हो। तो बात ये कि अगर आपकी जो इलेक्शन ईयर की इकोनॉमिक्स है वो आपकी इंटरनेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस और आईएमएफ से जो आपके एग्रीमेंट उसके मुखालिफ में है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे आपको भरोसा कर लेगी और आपको पैसे दे देगी कि भैया आप जो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, उसको जो लोन के टेनर पे आप फुलफिल करेंगे। तो देखिए जब तक हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक प्लानिंग का फ्रेमवर्क प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमें किसी ने कोई पैसा नहीं देना, और इसका रिफ्लेक्शन है ये डॉलर मार्केट में आ रहा है। अच्छा नोमान साहब, ये जो क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल के जो इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं वो अब नीचे आना शुरू हो चुके हैं, तो पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बल्कि लास्ट टाइम भी तकरीबन 1 से 1.5 रुपये को उसको बढ़ा दिया था। तो एक आम आदमी समझना चाहता है कि किस तरह जो है पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो मतलब इंटरनेशनल मार्केट में अगर डिक्रीज होते हैं तो आम आदमी को ये बताना है कि क्यों ये पाकिस्तानी मार्केट में जो है वो क्यों नहीं डिक्रीज हो रहे। देखिए बात ये कि 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि पेट्रोल की प्राइसेस को डिटरमिन करते हैं। एक आपकी जो 5 रुपए की वैल्यू है डॉलर के अगेंस्ट, और एक जो है आपकी जो ऑयल की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में। देखिए इस वक्त इंटरनेशनल जो इकोनॉमीज हैं, बड़ी सारी मेजर इकोनॉमीज हैं, वो रिसेशन का शिकार है। तो लेकिन उसका जितना इम्पैक्ट आ रहा है, अगर डॉलर मिसाल के तौर पर जो ऑयल प्राइसेस 10% नीचे गई हैं, तो ऑन दी अदर हैंड तकरीबन 15-20% आपका रुपी डिवैल्यू हो गया। अगर तो आपका रुपी 215, 220, 25 से मुस्तहकम रहता है आने वाले दिनों में, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई शायद डॉलर का कुछ इम्पैक्ट है पेट्रोलियम प्राइसेस का, वो आम आदमी को मिलेगा। लेकिन अगर ये नहीं होता तो इन दैट केस बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ आईएमएफ आपको किसी भी सूरत में अलाउ नहीं करेगा कि आप किसी भी किस्म की सब्सिडी दे सकें। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका रुपी डिवैल्यू करता रहेगा तो उस सूरत में किसी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि उसका बेनिफिट आम आदमी को पास ऑन कर सके, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइसेस जो हैं वो गिर रही हैं। सर इसमें जैसे यूएस डॉलर प्राइसेस हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने ज्वाइन किया इसहाक डार साहब ने, तो उनको वेलकम किया तकरीबन 11 रुपये, 10 से 11 रुपये नीचे आ गया ओपन मार्केट में। अब ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मजीद ये नीचे आ सकता है? देखिए बात ये कि इसमें इस पर तो कोई कतई तौर पर व्यू लेना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये कि इसका पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट तो कंट्रोल में आया है। तकरीबन आप जानते हैं कि 1.5 से 2 अरब डॉलर से कम होकर 700 मिलियन डॉलर का है। अब सवाल ये पैदा होता है, लेकिन उसकी कॉस्ट हमने ये पे की है कि हमारी इकोनॉमी में एक्सट्रीम स्लो डाउन है, एलसीज खुल नहीं रही है, रॉ मटेरियल्स की आपकी मशीनरी की एलसीज नहीं खुल रही है, तो इस वक्त इकोनॉमी एक्सट्रीम स्लो डाउन मोड में रोक है। ऑन टॉप ऑफ इट आपकी इंटरेस्ट रेट भी आपके सूरत सामने है। सवाल ये पैदा होता है कि आप इस तरीके से इकोनॉमी को कब तक चला सकते हैं। इस वक्त राइट नाउ बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो अपनी लोएस्ट एप के ऊपर है, इंतहाई लो है। तो क्या आप सपोर्ट कर सकते हैं इकोनॉमी को अच्छी तरह चलाएंगे? अगर आप इकोनॉमी को ओपन अप करेंगे तो डॉलर पे प्रेशर भी आएगा। अगर आपको इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ठीक करने हैं तो उसकी तो कम से कम 2-3 साल चाहिए। लेकिन अगर आपने इकोनॉमी को चलाना है एक ऑप्टिमम मोड के ऊपर, तो आपको इंटरनेशनल बोरोइंग करनी पड़ेगी, और इंटरनेशनल बोरोइंग आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बड़ा कैश टू काइंड ऑफ सिचुएशन है। उसको कैसे मैनेज करेंगे डॉक्टर ये देखना बाकी है, क्योंकि एक तरफ उनको ये भी करना है कि वो इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाए ताकि इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में लाई जा सके। उन्होंने इंटरनेशनल बोरोइंग भी करनी है ग्लोबल मार्केट से भी और फ्रेंडली कंट्रीज से भी, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी इंश्योर करना है कि आईएमएफ से जो मुआहदे किए गए हैं वो उसकी भी मुखालफत ना करें, क्योंकि अगर आईएमएफ की मुआहदों की मुखालफत की आपने तो आपको इंटरनेशनल मार्केट से एक पैसा भी नहीं मिलना। अच्छा मजीद साहब, आपने जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक्सट्रीम स्लो डाउन है क्योंकि हमने इंपोर्ट रोकी हुई है, एलसीज रोकी हुई है, लेकिन हमारी इकोनॉमी का अगर पिछले 10-20 सालों से आप इसको स्टडी करें तो यही होता है, जैसे ही हम ट्रिगर खोलते हैं, इंपोर्ट अलाउ करते हैं, ग्रोथ तो बढ़ती है, लेकिन साथ साथ जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट हमारी जो है वो 22-24 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ नहीं पा रही है। तो ऐसे क्या लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए जाएंगे ये चीजें सारी सस्टेनेबल हो? देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल किया। उसका मसला ये है कि हम जब भी इकोनॉमी को खोलते हैं वो डायरेक्ट टॉप लाइन ग्रोथ नंबर पर जाते हैं। होना ये चाहिए कि आप ग्रोथ कौन सा ऐसा इलाका है, कौन सा सेक्टर है जो ग्रोथ क्रिएट कर रहा है,
हमें उसको देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपका एक सेक्टर है एग्रीकल्चर, अब आपने एग्री के ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ 20 साल में क्या इन्वेस्टमेंट किया है। इस वक्त तकरीबन आपकी जो एग्री के इम्पोर्ट पिछले साल थी वो 12 से 15 बिलियन डॉलर के दरमियान है। इसमें आपके एग्री कमोडिटीज भी शामिल है, एग्री इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर्स हैं, केमिकल्स हैं, सारी चीजें हैं। अगर आप पाकिस्तान सिर्फ एग्री की वैल्यू चेन में इन्वेस्ट कर ले तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग क्या कहती है कि आपको टॉप लाइन ग्रोथ नंबर्स जो है उसको लेके आने, नंबर एक हो गया। दूसरी बात ये कि ट्रेडर्स से वोट लेने के लिए हमारे यहाँ जितना भी फोकस होता है इकोनॉमिक पॉलिसी का वो ट्रेडर ओरिएंटेड होता है। ट्रेडर ओरिएंटेड देखिए जरूरी है कि इम्पोर्ट्स को ओपन रखा जाए, मनी लॉन्ड्रिंग को ओपन रखा जाए, खेतिया कल्चर को ओपन रखा जाए। इंडस्ट्री को जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आएगी। आप टेम्पररी इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट कर लेंगे लेकिन आप इसी बिजनेस साइकिल का शिकार होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्री फोकस जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे नहीं करती। दूसरा एग्रीकल्चर के साथ आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपका एजुकेशन है। देखिए आप इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट है तकरीबन $250 बिलियन के ऊपर है और हमारे तकरीबन 2-2.5-3 बिलियन डॉलर के हैं, तकरीबन 100 गुना का फर्क है, 100 टाइम्स का फर्क है। पाकिस्तान आराम से अपनी इकोनॉमी को, अपनी आईटी एक्सपोर्ट को 10 से 20 बिलियन डॉलर के ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा। जब तक आप अपने कोर सेक्टर में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि आप लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकेंगे। तो ये जब तक आपको अपना फ्रेमवर्क, अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करना होगा, ट्रेडर्स की बजाय आपने एजुकेशन पे, स्किल प्रोफेशनल्स पे और एग्रीकल्चर पे फोकस करना होगा तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ भी आएगी और आपका एक्सटर्नल अकाउंट का प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज एक ये भी हम जानना चाहते हैं कि देखें सैलाब के बाद तो जिस तरह से आपने देखा कि एस्टिमेट किया जा रहा है अभी $28 अरब का हमें लॉसेज हैं, फिर उसके बाद 30 से 32 अरब डॉलर इस साल हमें दरकार होंगे करंट अकाउंट डेफिसिट और ये सारी चीज़ें संभालने के लिए, और तीसरी तरह हम देख रहे हैं हमारे रेवेन्यू वो फर्दर डाउन साइड पे होंगे। तो आप गवर्नमेंट इस सूरत हाल में क्या ऐसे मेजर्स लेके हम अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें, क्योंकि अभी जो सितंबर का मंथ गया है इसमें भी हमने अपने टारगेट मिस कर दिए सारे। देखिए सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन जो है ना, अभी काफी अरसे से जो रेवेन्यू कलेक्शन आपकी हो रही है वो इम्पोर्ट की बेस पर हो रही है। लेकिन 55% ऑफ योर आपके जो रेवेन्यूज है वो इम्पोर्ट से। वन ऑफ द रीजन कि डॉलर को कंट्रोल में नहीं भी लाया जाता उसकी वजह रहती है क्योंकि जाहिर है कि आपकी जो कलेक्शन की रेवेन्यूज की वैल्यू है वो लिंक है आपकी डॉलर के साथ। तो देखिए ये तो अनफॉर्चुनेट चीज है कि हमारे यहाँ जो है वो इम्पोर्ट बेस्ड पॉलिसी रखी गई है इस तरह की। आप सिर्फ इम्पोर्ट की और रेवेन्यूज की बुनियाद पे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को नहीं बना सकते। इकोनॉमिक पॉलिसी हमेशा होती है आपकी इन्वेस्टमेंट बेस के ऊपर कि किन सेक्टर्स में आपने इन्वेस्ट करना है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्रिएट की जा सके। सिर्फ अगर आप रेवेन्यू फिगर की बात करें तो आप जो है डॉलर 300 रुपए का करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू जो है आपका और बढ़ जाएगा आपका रेवेन्यू। लेकिन इकोनॉमिक प्लानिंग इस तरीके से होती नहीं है कि आप सिर्फ ग्रोथ को ले लें, सिर्फ रेवेन्यू को ले लें। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपने 2 से 3 साल का प्लान बनाना होगा, जिससे बताना होगा कि हम किस तरीके से अपने एक्सटर्नल अकाउंट को मैनेज करेंगे। ऑटोमेटिकली आपका एक्सटर्नल अकाउंट मैनेज होगा, आपका रुपी भी कंट्रोल में आएगा, रुपी कंट्रोल में आएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा तो इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में आएगा, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में आएगा तो आपकी इंडस्ट्री को ग्रोथ का मौका मिलेगा। तो ये पूरा चेन इफेक्ट होता है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि दरमियान में से कोई एक चीज निकाल कर आप कहें कि इसको कंट्रोल करने के लिए हम इकोनॉमिक पॉलिसी बना लेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दैट वी हैव टू डू, और आपको इन तमाम चीजों को मद्देनजर रख के करना होता है। जब तक आप एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और एक्सटर्नल अकाउंट मैनेजमेंट का प्रॉपर प्लान नहीं बनाएंगे तब तक इन तमाम चीजों में से कोई भी चीज कंट्रोल में नहीं रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं नुमान साहब। लेकिन देखिए हमारा जो इस वक्त जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का जो आसरा है हमें पाकिस्तान को, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से रेमिटेंसेज है, जो उसी के तहत ये मुल्क इस वक्त तक चल रहा है तकरीबन। तो आपको क्या लगता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो लाने के लिए कोई भी हुकूमत हमारी बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अगर पिछले 5 से 10 साल हम देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इनफ्लो ही यहाँ पे नहीं हो रहा, सब आउटफ्लो ही हो रहा है। और अब ऐसी इन्वायरमेंट में जबकि पूरी दुनिया में रिसेशन मूड में आ चुकी है और फेड रेट भी इंक्रीज हो गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट क्या ऐसे मेजर्स लेके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है? देखिए बात ये कि इसमें जो सोर्स है आपको लोन नहीं दे रहा तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा। तो एफडीआई की बात करें तो पहले आप नंबर्स को देखेंगे। पाकिस्तान की जो एवरेज एफडीआई है साल की वो तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर है। अगर आप पाकिस्तान की साइज की दीगर इकोनॉमीज को देखें तो वियतनाम की तकरीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर है, थाईलैंड की 8 से 10 बिलियन डॉलर है, तुर्की के तकरीबन 10 बिलियन डॉलर के आसपास है, इंडिया की तकरीबन इस साल गालिबन 80 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगी और चाइना की तकरीबन 150 बिलियन डॉलर है। तो आप देखें पाकिस्तान तो एफडीआई कहीं भी नहीं खड़ा हुआ। उसकी वजह ये है कि उसकी भी वजह मैं ये कहूंगा कि पिछले 5 सालों में आपको तकरीबन 6-7
बीओआई के मिनिस्टर चेंज हुए हैं, नतीजा ये निकला है कि एफडीआई को मुल्क में लाने का आप कोई फ्रेमवर्क बना ही नहीं सके, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे जब डेलीगेशन जब जाते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के पास, वो उनसे कहते हैं कि चूंकि हमारे मुल्क के पहाड़ बड़े खूबसूरत है, तो आप यहाँ पे आके टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करें, और चूंकि जमीन बड़ी सरफेज है तो आप लोग एग्री सेक्टर में आके इन्वेस्ट करें। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि हमारे डेलीगेशन के पास कोई एक प्रपोजल नहीं होता जो प्रोफेशनली डन हो या किसी इंटरनेशनल प्रोफेशनल फर्म ने उसको वेट किया हो। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एफडीआई मुल्क में आएगी? एफडीआई लाने के लिए बड़ी मजबूत प्लानिंग की जरूरत होती है, आपको एक कंसिस्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए होता है। आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है इसकी सूरत ये है कि आपको डिविडेंड रिपैट्रिएशन तक की प्रॉब्लम आ रही है। आप ये देखें कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है 5% था 5 साल पहले, फिर ये तकरीबन 12-13% चला गया, फिर ये 7% का है, दोबारा 15-17% के ऊपर खड़ा हुआ है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल में कोई भी दुनिया का इन्वेस्टर वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेगा? जब तक आप एक कंसिस्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं बनाएंगे या सॉवरेन गारंटी इशू नहीं करेंगे कि भाई जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी उसको एक सर्टेन प्राइस के ऊपर लोन अवेलेबल होगा, उसको किसी एक वन डे फैसिलिटी के ऊपर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डिविडेंड को रिपैट्रिएट कर सकेंगे, और दीगर जो फैसिलिटीज हैं वो कैबिनेट से और कोर्ट से जो है इश्योर्ड हो। तो बात ये कि जब तक आप ये इश्योरेंसेज नहीं देंगे, ये कंटिन्यूटी आप नहीं देंगे इन्वेस्टर्स को, कोई भी आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और साथ साथ आपको बड़ा फोकस किस्म का जो है ना, ताकि दुनिया को बताना होगा हमें किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट चाहिए। खाली ऊपर ऊपर की कहानियां सुनाने से कोई पैसा नहीं लगाएगा। वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वन लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे, जो आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक अनाउंस करने जा रहा है, ऑलरेडी जैसा आपने बताया कि इंटरेस्ट रेट पूरे खित्ते में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, और ये फेयर बहुत है यहाँ पे इन्वेस्टर्स के दरमियान भी और ताजिरों के दरमियान भी कि यार इंटरेस्ट रेट फिर हाइक होने जा रहा है स्टेट बैंक की जानिब से। आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि मुझे मेरा एक टारगेट ये है कि मुझे इंटरेस्ट रेट कम करना है, तो अब जाहिर है कि वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि स्टेट बैंक जो है इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए। तो एक तरफ IMF है जिसकी सर्टेन कॉन्फिडेंस है, एक तरफ आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जिसको इलेक्शन ईयर की पॉलिटिक्स मैनेज करनी है, एक तरफ स्टेट बैंक है। ये कहना मुश्किल है, लेकिन जाहिर है कम तो नहीं होंगे। मैक्सिमम भी यही हुआ कि बरकरार रहेंगे अगले 6 महीने तक, लेकिन अगर बरकरार भी तो ऑलरेडी इसमें आए हैं, इसमें किसी भी किस्म की नई इंडस्ट्री लगाना या बिजनेस करना नामुमकिन है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान साहब, इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच। जी जिब्रान, बहुत ही ज़्यादा मालूमाती और इंफॉर्मेशन हमें फराम की है नुमान साहब ने। जी जी बिल्कुल, फैक्ट, ये सारी फैक्ट की बातें, मतलब जो इकोनॉमी इतनी डिस्टर्ब है, आप देख सकते हैं कि अब देखा अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि जो फिर जो प्राइसेस हैं, देखें आप हर चीज़ के प्राइसेस यहाँ पे देखें, ख़ास तौर पे फूड आइटम की, तो वो बहुत अब लोग गरीब आदमी की पहुँच से वो दूर हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं क्राइम रेट, इसका जो इफेक्ट आ रहा है, क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये इसका साइड इफेक्ट है। जितना महंगाई बढ़ेगी, लोगों के पास रोज़गार नहीं होंगे, तो फिर वो वहाँ पे उस मुल्क की जो है जो पब्लिक है, वो फिर वो उस टाइप की जो क्राइम रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं डे बाय डे जो है, किसी का मोबाइल छीन लेते हैं, किसी का बैंक डकैती, किसी का क्या, किसी का क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट है, और सबसे ज़्यादा जो परेशान कुन बात यह कि जो सैलाब मुतासरीन जो आए हैं, शहरों का रुख किया बेचारों ने, क्योंकि 3.5 करोड़ लोग इस वक्त अपने घरों से बाहर हैं, और फिर उसके साथ काफ़ी फिर जराइम पेशा अफराद भी शहर में आने लगते हैं। और कराची जैसा शहर जिसमें तो आप कह सकते हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ पे कोई पुलिस का कोई वजूद नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि क्राइम रोकने में तो हमारी पुलिस का सबसे, आप क्या कहना, आपको अंदाज़ा है ही। तो ये किस किस्म से होगा, ये तो बस अल्लाह ताला ही इसको सारी चीज़ें चला रहे हैं, और उम्मीद यही की जा सकती है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चीज़ें कुछ बेहतर हों। हमारे अरबाब इख्तियार जो हमारे हुक्मरान हैं, वो हमारे मुल्क की इकॉनमी को लेके, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को लेके इन चीज़ों को बेहतर करें। लेकिन इस सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, स्टेबिलिटी आए, और सबसे पहली शर्त इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। देखिए, इंटरनेशनली रशिया यूक्रेन वॉर हम रोक नहीं सकते, वो हमारे इख्तियार में नहीं है। कमोडिटी प्राइसेस वर्ल्ड में ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, हम कतन इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ हम कर सकते हैं वो है सियासी इस्तेहकाम, वो हम इस मुल्क में लेकर आ सकते हैं। अब तो बड़ी खबर भी सर आ रही है कि जो जिस तरह इसाक डार साहब आए, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ भी आ सकते हैं, आपका ख्याल है? जी बिल्कुल, अगर इसाक डार साहब आ सकते हैं तो मियाँ साहब भी आ सकते हैं, और मियाँ साहब भी, मुझे लग रहा है इलेक्शन से पहले जो है ये सारी चीज़ें, स्टेज तैयार हो रहा है। और आपको लग रहा है कि वक्त पे इलेक्शन हो जाएंगे, या ये जो टेन्योर पूरा कर दी, मतलब जो, देखिए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए तो हमें मुझे लग रहा है कि हुकूमत को सबसे पहले काम करना चाहिए कि इलेक्शन डेट अनाउंस कर देनी चाहिए। इससे ये होगा कि जो पॉलिटिकल साइड है वहाँ पे भी इस्तेहकाम आएगा,
आपकी मार्केट्स में भी इससे काम आएगा, आपकी स्टॉक मार्केट भी कुछ बेहतर रिएक्ट करेगी, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टर को भी पता होगा यार कि इस मुल्क में अब जाके इलेक्शन हो रहे हैं, और फिर वो हम अपने पैसा यहाँ पे लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। और सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान साहब को भी एक सुकून मिलेगा कि यार अब इलेक्शन होने हैं, अब हमने इलेक्शन डेट में जाना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हालात थोड़े बेहतर हैं और पाकिस्तान जो मुश्किलात है उससे निकले, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।